बासिल एपिसोड 22। नहीं है दोनों इस दुनिया में, लब भेंजे सपाट लहजे में जवाब दिया। बड़े भाई या बहन, वो बला के ढीठ इंसान वाक़या हुए थे। दुरान ने खौफ से देखा। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। अब की बार न गवारी से जवाब देता। वो पलंग से उठने की खातिर कंबल को अपने ऊपर से हटाता हुआ सीधा हुआ, लेकिन टांग पर शायद जख्म ज्यादा गहरा था। एक आह निकली मुंह से। उठो मत, उठो मत। नहीं उठा जाएगा बच्चे, जख्म गहरा है। वो मटर का छिलका मेज पर फेंकते तेजी से उठकर इस तक आए, लेकिन दुरान अनसुनी करता टांगे पलंग से नीचे उतार चुका था। मुझे जाना है, इस जख्म की परवाह नहीं, मुझे दर्द नहीं होता। लब भेंचे पेशानी पर गहरे होते शिकन कम किए। ठीक कह रहे हो, चलो इस जख्म का ना सही, जो अंदर जख्म लगे हैं इनके भरने तक रुक जाओ। कंधे पर दबाव डाले बड़े मियाँ इसके सर पर खड़े थे। पता है मुझे, ना कोई घर है तुम्हारा और ना कोई मंजिल। मैं भी अकेला हूँ। कोई दिक्कत नहीं, जब तक चाहो रुक सकते हो यहाँ। आपको नहीं होगी, लेकिन मुझे है दिक्कत। मैं गवारी से कहा और अपने जोगस की तलाश में निगाहें दौड़ाई। मालूम है तुम्हारी दिक्कत। वो खफीफ सा कहका लगाए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे। दुरान ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। जवान 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। दुनिया में मौजूद हर इंसान को एक ही तराजू में नहीं तोला करते। बड़ी मोहब्बत से इन्होंने अपना बुरा हाथ आगे करते हुए कहा। दुरान अब इनके चेहरे की तरफ देख रहा था। बैठ जाओ, बाहर बहुत सर्दी है, ये कराची नहीं लाहौर है। बड़ी अपनायत से कहा। दुरान ने फिर से आंखें सुकड़ी। वो कैसे जानते थे वो कराची से ही आया है? आपको कैसे पता? तुम्हारे बैग में रखे कपड़ों से अंदाजा लगाया। कोई गर्म कपड़ा नहीं तुम्हारे पास, हालांकि पंजाब में बहुत ठंड है और नाराज होकर घर से निकले हो, क्योंकि अगर अम्मा ने भेजा होता तो गर्म कपड़े बैग में जरूर होते। वो इसकी बात काटते हुए कमरे में खड़ी अलमारी की तरफ जा रहे थे। अलमारी खोली और वापस पलटे तो हाथ पर एक गर्म हल्के भूरे रंग की मर्दाना शाल थी। चलो ये शाल ओढ़ लो। शाल लाकर दुरान के पास खोलते हुए कहा। ले लो, बिल्कुल नहीं है, इस ईद पर मेरी बेटी ने तोहफा भेजा था। दुरान के हाथ आगे ना बढ़ाने पर मुस्कुरा कर कहा। दुरान ने आहिस्ते से शाल थामी और कंधों पर डाल ली। बड़े मियाँ ने हाथ के इशारे से इसे पलंग पर बैठने के लिए कहा और खुद मेज की तरफ बढ़ गए। इनकी शख्सियत में कुछ तो ऐसा था, वो इनकी जिद के आगे घुटने टेक चुका था। 2 बेटियां हैं मेरी, माशाल्लाह दोनों अपने अपने घर की हैं, और सोचा पिछले साल नाराज होकर अकेले छोड़ गई। तब से बस हम 2 रहते हैं यहाँ। वो कुर्सी पर बैठते हुए बता रहे थे। दौरान चादर ओढ़े पलंग पर बैठ चुका था। 2 मतलब वो अकेले नहीं थे, साथ कोई और भी था। लेकिन वो कौन, अगर बीवी भी नहीं है तो? दौरान ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर्दे के पीछे से सुनसान बरामदा नजर आ रहा था। मत तलाश करो, दूसरा इस आंख से दिखाई नहीं देता, वो हर जगह है। इनकी बात पर दौरान ने चौंक कर चेहरे का रुख इनकी तरफ मोड़ा। वो मुस्कुराए। हम 2 मतलब मैं और मेरा अल्लाह, जो हर इंसान की शाहरग से भी ज्यादा करीब है। जब किसी का कोई नहीं होता तब वो होता है, और इसका होना ही हकीकत है, बाकी सब तो फानी है, सब छोड़ देते हैं। बड़ी गहरी बात थी। इनके चेहरे की चमक और जहन की पकीजी दुरान को जकड़ रही थी। मेरे बारे में जो सोच रहे हो वो दुरुस्त है, तसल्ली रखो, आराम करो, अभी कुछ देर में खाना बन जाएगा। मटर गोश्त बहुत मजे के बनाता हूँ मैं। मटरों वाली टोकरी को उठाए वो खड़े हुए और फिर कमरे से बाहर निकल गए। दुरान ने हैरत से चंद सेकंड खाली कमरे की इस कुर्सी को घूरा जहां कुछ देर वो बड़े मियाँ बैठे थे, फिर आहिस्ते से आंखें मूंद ली और सर तकिए से टिका लिया। शायद कमरे के पास ही किचन था, इसलिए बर्तन बजने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक तलावत की खूबसूरत आवाज उभरी। दुरान ने पट से आंखें खोली। बड़े मियाँ किचन में खाना बनाते हुए सूरतुल मुल्क की तिलावत कर रहे थे। दुरान ने आज से पहले इतनी खूबसूरत तिलावत अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। इसके जिस्म का रुआं रुआं कान बन गया थे। रीढ़ की हड्डी में एक नरम मीठी सी सनसनाहट उभरने लगी। कानों में पड़ती तिलावत की आवाज सीधी दिल पर असर कर रही थी। अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे तन्ने असाबों को कोई नरमाहट से दबा रहा हो। इसकी आंखें बंद होने लगी। अब बाकी सब आवाजों में मद्धम हो गई थी, बस तिलावत गूंज रही थी। रेलवे हिल्स रात के 11 बजे बादलों से ढके आसमान के नीचे घुप अंधेरे में डूबा था। दुरांग विलायत के इस नीले और सफेद रंग के मिलाप वाले हसीन कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई थी। दुरान शाम का कमरे से निकला, अब कुछ देर पहले ही वापस आया था। जवेरिया से निगाहें चुराए सख्त असरात वाले संजीदा चेहरे के साथ इसके पास से गुजरता हुआ स्लाइडिंग डोर खोल कर बरामदे में निकला आया। बरामदे में दाएं बाएं चक्कर के साथ सिगरेट के कश लगाता, शायद वो जवेरिया के सो जाने का इंतजार कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद कमरे में वापस आया। इस सारे लम्हों में वो बेड पर बैठी मोहब्बत से इसकी हर हरकत को देख रही थी। ऊपर जर्द कोट उतार दिया था, अब नीचे सुर्ख फ्राक ज़ेबतन थी, जिसके चूड़ीदार आस्तीन कलाइयों से नीचे आधे हाथों को ढांप रहे थे।
اور فراق کا گھیرا ٹخنوں کو چھو رہا تھا۔ فیروزی اسکارف اسی طرح نماز صورت چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ دوران کمرے میں واپس آ کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ جویریہ کی خود پر نمکین شوخ نگاہیں بے چین کر رہی تھی۔ شام کو نہ جانے کیسا سحر تھا جو طاری ہوا اور وہ جویریہ کے سامنے بیٹھ کر وہ کر گیا جس سے 4 سالوں سے وہ جنگ کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلی ہوئی اس کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ دوران نے انجان بن کر ٹی وی پر نگاہیں جما دی۔ وہ بڑے اعتماد سے دوران کے سامنے صوفے پر براجمان ہوئی تو وہ سبٹا گیا۔ وہ بہت قریب بیٹھی تھی۔ پوری کھلی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی جو وہ دوران کے چہرے پر جمائے مسکرا رہی تھی۔ او خدایا، یہ مسکراہٹ! مجھے قرآن پڑھا دے۔ مدری آواز کا چلت رنگ خاموش کمرے میں گونجا۔ دوران نے لب سختی سے بھینچے، ریموٹ پر ہاتھ کی گرفت اتنی بڑھائی کہ وہ بیچارہ چڑچڑا اٹھا۔ خاموشی کا دورانیہ، 1 2 3 سیکنڈ۔ میں نہیں پڑھا سکتا۔ سپاٹ لہجے میں وہ نگاہیں پھرے بے رخی سے اسکرین پر جما چکا تھا۔ شام والی نرماہٹ چہرے پر بالکل موجود نہیں تھی۔ کیوں؟ اتنی خوبصورت تلاوت، ایسا پیارا علیحدگی تلفظ اگر کسی کو سکھا دیں گے تو ثواب۔ اپنی جگہ پر جائیں پلیز۔ دوران کی کرخت آواز گونجی۔ وہ ہاتھ سے بیڈ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جبڑے باہر کو ابھرے ہوئے تھے۔ نہیں، مجھے آپ سے ہی قرآن پڑھنا ہے اور تجوید سیکھنی ہے۔ اف، یہ اعتماد! بڑا لاڈ بھرا لہجہ تھا۔ شاید دوران کی شام والی عنایت نے اس کی حوصلہ افزائی کر دی تھی۔ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا تھا وہ۔ دوران نے دانت پیسے۔ مجھے قرآن نہیں آتا۔ تجوید اور تلاوت تو آتی ہے۔ پیار سے دیکھتے ہوئے فوراً بات اچک لی۔ فار گاڈ سیک، کیا فضول کی بحث لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ یہ موبائل میں پوری دنیا جہان کے قاری حضرات کی تلاوت موجود ہے۔ جھنجھلا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے موبائل کی طرف اشارہ کیا، وہ جو صوفے کے کونے پر پڑا تھا۔ آپ بس روز رات کو آدھا گھنٹہ دے دیں مجھے پلیز۔ بڑے پیار سے منت کی۔ دوران نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، پھر غصے سے کمر پر ہاتھ رکھے شیشے کی دیوار کے پار دیکھا۔ اعصاب ضبط کی آخری حدود کو چھونے لگے تھے۔ دیکھیں پلیز، منع مت کرے۔ میں نے آج تک کسی کی تلاوت سن کر ایسا محسوس نہیں کیا جیسے آپ کی۔ آپ پلیز مجھے سکھا دے۔ نہیں، میں نہیں سکھا سکتا۔ چند قدم مزید فاصلہ بڑھاتے ہوئے وہ تقریباً شیشے کی دیوار کے پاس کھڑا تھا۔ باہر چلتے بلب کی روشنی میں وہ دونوں کرسیاں خالی تھی جہاں شام کو وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سکھا سکتے ہیں، انفیکٹ آپ سے بہتر کوئی نہیں سکھا سکتا۔ میں بہت محنت کروں گی۔ اچھا چلے، بس روز کے 20 منٹ دے دیا کریں۔ میں بالکل تنگ نہیں کروں گی، پرومس۔ وہ تو آج پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مبتلا تھی۔ دوران کی منت کرتے ہوئے بے ساختہ اس کے بازو کو تھام لیا۔ وہ کرنٹ کھا کر ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھڑائے دور ہوا۔ 3 لمبے ڈانگ بھرتا صوفے تک پہنچا، جھپٹ کر اس کے موبائل کو اٹھایا اور سرائے سے اس تک پہنچا۔ یہ پکڑو موبائل اور باہر جا کے سیکھو، اس سے جو سیکھنا ہے، اور آئندہ کسی معاملے میں میرا دماغ مت کھانا۔ جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر موبائل اس کے ہاتھ پر رکھا اور غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سلائیڈنگ ڈور کھینچ کر کھولا۔ اسے باہر دھکا دیا اور بری طرح لڑکھڑا کر فرش پر سنبھلی۔ پاؤں ننگے تھے۔ ایک دھماکے سے دروازہ بند کیا، لاک گھمایا اور غصے سے تنے اعصاب لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح شیشے کے پار کھڑی سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سوئمنگ پول کے پانی میں بلب کی روشنی کا عکس جگمگا رہا تھا۔ ٹھنڈا فرش ننگے پاؤں سے جسم میں سرایت کرنے لگا۔ اٹل لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب پاس سے کسی کے گزرنے کا احساس ہوا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو دوران غصے میں بھرپور پورچ کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوران، کہاں جا رہے ہو؟ اٹل کی آواز دینے پر وہ رکا۔ وہ غصے سے ہاتھ میں پکڑی کار کی چابی کو مڑوڑا۔ کہیں نہیں، تیزی سے کہہ کر قدم پورچ سے پہلے آنے والی راہداری کی طرف بڑھا دیے۔ ارے بھائی، اتنی رات ہو رہی ہے، رکو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ اٹل چھلانگ لگا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ دوران کے چہرے کی سختی کھٹک گئی تھی۔ دوران کی طرح وہ بھی نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ موسم اچھا تھا، اس لیے آج لاؤنج کی بڑی اسکرین پر وہ اپنی پسند کی فلم دیکھنے کا پروگرام بنا کر ابھی بیٹھا ہی تھا جب تک وہ دوران کے پیچھے بھاگتا ہوا پورچ میں پہنچا۔ دوران بوکائی کا ڈرائیونگ ڈور کھولے کھڑا تھا۔ تیر کی طرح بھاگتا ہوا وہ دوران سے پہلے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوا۔ دوران جھنجھلا کر جھکا۔ اترو گاڑی سے، مجھے اکیلے جانا ہے۔ دوران نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اندر جھانکا۔ اٹل موبائل اسکرین پر نگاہیں جمائے انسنی کیے ہوئے تھا۔ سنا نہیں؟ اترو۔ نہیں اتر سکتا، چلو جہاں جانا ہے، اٹل نے لاپرواہی اور ڈٹائی سے کہا۔ دوران نے خونخوار نگاہ اس کے ڈھیٹ سراپے پر ڈالی اور غصے سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ گاڑی ٹائر چرچراتی آواز کے ساتھ گیٹ سے باہر نکل کر بریلی ہلز کی شفاف سڑک پر دوڑنے لگی۔ اب بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ جویریہ سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اٹل نے گہری سانس لیتے ہوئے پہلو بدل کر رخ اس کی طرف کیا جو غصے میں گاڑی کی رفتار بڑھا رہا تھا۔ کمرے سے وہ جس طرح منہ پھلا کر نکلا تھا، پہلا اندازہ تو یہی لگایا جا سکتا تھا
इसे यही बात तो समझ नहीं आती, मैं इससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिला वजह में सर खाती है। सड़क पर निगाहें जमाए गेर बदला। दुरान यार बहुत अच्छी महजब लड़की है। दुरान की हकारत भरे लहजे पर वो जवेरिया का साथ दिए बिना नहीं रह सका। होगी महजब, मैं क्या करूं? स्ट्रेन गुस्से से घूमती सड़क के संग मोड़ा। बारिश बरसने लगी थी, गाड़ी के फ्रंट शीशे पर वाइपर चढ़ने लगे थे। हुआ क्या है ये तो पता चले। अटल ने हाथ हवा में उठाए इस्तेफार किया। गलती हो गई है मुझसे एक। दुरान की गुस्से से भरी आवाज गूंजी। बाहर बिजली जोर से कड़की थी, बारिश की रफ्तार और तेज हो चुकी थी। झुठला कैसे सकते हो इस बात को? तो है हाफिज़े कुरान तो है। अगर इसको बंद कमरे में पढ़ा देगा तो इसमें क्या बुरा है भाई? अटल ने कॉफी के मग को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। कॉफी शॉप में बजती मौसीकी की आवाज गूंज रही थी। वो अटल को तिलावत वाली सारी बात बता चुका था, जिस पर अटल जवेरिया का ही साथ दे रहा था। मुझ जैसा गुनहगार जो पिछले 4 साल से कुरान को हाथ लगाना तो दूर की बात खुद को मुसलमान नहीं कहता, इसको पढ़ाने बैठ जाऊं। वाओ! दुरान ने कॉफी के मुख को मुंह से लगाए नखुआ से नाक चढ़ाई। कॉफी शॉप के शीशों के बाहर तूफानी बारिश जोरों शोर से बरस रही थी। बाहर चलते लोगों की छतरियां तक उड़ रही थी। शीशों से बारिश के थपेड़े आकर टकरा रहे थे। खुदा से गाफिल होने का मतलब यह नहीं कि खुदा तुम्हें भूल गया है। अटल ने संजीदगी से सर झुकाए कहा, फिर चेहरा ऊपर उठाकर इसकी आंखों में झांका। ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि कुरान हिफज के दिल में कुरान महफूज होता है, चाहे जितने साल भी कुरान को हाथ नहीं लगाए, लेकिन दिल तो धड़कता है ना रोज। वो दुरान को देखकर बड़ी मोहब्बत से समझा रहा था, जब दुरान एक झटके से अपनी जगह से उठा। जैसिका? अटल ने फौरन दुरान की निगाहों का ताक़ुब किया। कॉफी शॉप के एक तरफ शराब के बार के करीब जैसिका कुर्सी पर विराजमान थी। गुलाबी रंग की शर्ट के नीचे जीन्स पहने, गहरे मेकअप से मुज़य्यन चेहरा लिए। हाँ वही है, लेकिन इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? अटल ने हैरत से भुएं इकट्ठी की। रात के 2 बज रहे थे, इन्हें बाहर आए 3 घंटे हो चुके थे। लड़के के साथ है। जैसिका का मेज की तरफ बढ़ते लड़के को देखकर दुरान की फीकी सी आवाज उभरी। लड़का वाइन से भरे 2 गिलास थामे मुस्कुराता हुआ अब जैसिका के सामने वाली कुर्सी पर बैठ रहा था। दुरान ने एकदम मुस्तरब हालत में पेशानी सुलाई। क्या हुआ? वो लड़का, क्या हुआ इस लड़के को? अटल के सवाल पर वो गुस्से से 2 कदम आगे बढ़ा। अटल ने कंधे से पकड़कर रोका। 1 मिनट दुरान, क्या करने जा रहे हो? वो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मुझे जैसिका को बचाना है। दुरान ने बुकलाए से लहजे में कहा। रुको, जैसिका हमें नहीं जानती, वो कभी यकीन नहीं करेगी कि हम सच कह रहे हैं इस लड़के के बारे में। कैसे बचाओगे इसे? अटल ने जबरदस्ती इसका कंधा थाम कर इसके कदम रोके थे। दुरान के मोबाइल की घंटी पर दोनों की तवज्जो मोबाइल की तरफ मजबूल हुई। दुरान ने मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर रोजीन का नंबर जगमगा रहा था। हेलो सर, कहाँ हैं आप? वो मैं रोजीन की भुखलाई की आवाज उभरी। वो बेहद घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ है, जल्दी बोलो। दुरान ने भुएं सुकड़कर गुस्से से कहा, जबकि निगाहें सामने जैसिका पर जमी थी, जो सामने बैठे लड़के को शर्मा कर देख रही थी। सर जवेरिया मैम पता नहीं कैसे कमरे के लाउड डोर में लॉक रह गई थी। मैं तो अब आपसे कॉफी का पूछने कमरे में आई तो देखा इनकी हालत बहुत खराब है, मुकम्मल भीगी हुई है, जिस्म नीला हो रहा है, ना होश आ रहा है। एक धमाका सा हुआ था। बेसाख्ता इसका हाथ माथे पर गया। वो गुस्से में आउटडोर के लॉक को 2 दफा घुमाया था। सर जल्दी पहुंचे, मैम को होश नहीं आ रहा। रोजीन की घबराई आवाज इसके कानों में पड़ी तो गैर मुहर्रिक वजूद में हरकत आई। वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता था, लेकिन गुस्से में वो अनजाने में आउटडोर को लॉक कराया था। रोजीन, तुम जवेरा को लेकर अस्पताल पहुंचो, मैं ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ। गार्ड साथ होंगे तुम्हारे, मैं बस कुछ ही देर में पहुंचता हूँ। परेशान लहजे में वो रोजीन को हदायत दे रहा था, जब अटल की बेचैन आवाज कंधे के पास से सुनाई दी। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? अटल जो तब से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव और परेशानी को देख रहा था, मुस्तरिब लहजे में इस्तफार किया। दौरान हवास बाख्ता इसकी तरफ पलटा। अटल, जैसिका इस लड़के के साथ हरगिज नहीं जाने चाहिए। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम यहाँ संभाल लो, कुछ गड़बड़ करने वाला है ये लड़का। एक निगाह भी कुछ दूरी पर मौजूद मेज पर डाली। जैसिका इस लड़के के हमराह हंस रही थी। हुआ क्या है दुरान, और मैं कैसे इसे बचाऊंगा? मतलब मुझे कुछ नहीं है पता। जो करना है करो, मगर जैसिका किसी सूरत इस लड़के के साथ ना जाने पाए, इन पर नजर रखो। दुरान ने झुंझलाकर दांत पीसते हुए कहा। मेज पर से गाड़ी की चाबी उठाकर अटल के हवाले की। तुम कैसे जाओगे? अटल ने चाबी पर एक नजर डालकर हैरत से सवाल किया। मैं टैक्सी से जा रहा हूँ, उजलत में जवाब देकर वो तेज तेज कदम कॉफी शॉप के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा चुका था। बारिश की रफ्तार कदरे कम हो चुकी थी, लेकिन अब भी तेज हवा और बिजली की कड़क बाकी थी। होटल से बाहर निकलते वजूद में घुसती सर्दी से पहला ख्याल इसको जवेरिया का ही आया। जबड़े सख्ती से पपुस किए, अपनी हथेली पर जोर से मुक्का जड़ा।
वो सुर्ख फ्राक में चेहरे पर बेपनाह मासूमियत सजाए इसकी निगाहों के सामने घूम गई। टैक्सी दुरान के सामने रुक चुकी थी। वो बरक रफ्तारी से इसमें सवार हुआ। अटल ने बखौर सामने मेज पर बैठी जेसिका को देखा। लड़का हंसते हुए इससे कोई बात कर रहा था। लड़का कुछ करने वाला है, दुरान की बात कर जहन के पर्दों में गूंजी। वो अब जेसिका के बजाय लड़के की हरकत पर गौर करने लगा। मेज के नीचे वो पैंट की जेब में से कुछ निकाल रहा था। अटल का माथा ठटका। वो ये सब जेसिका से मख्फी होकर कर रहा था। जेसिका से बातों के दौरान ही इसने अचानक एक तरफ इशारा किया और जैसे ही जेसिका ने चेहरे का रुख मोड़ा, इसने अपने सामने रखे दोनों मशरूब के गिलासों में से एक गिलास में कोई मेडिसिन फेंकी। इसने ये अमल बहुत तेजी से किया और अगले ही लम्हे दोनों गिलास हाथों में उठाकर हिलाने लगा। अटल सराहे से अपनी जगह से उठा। इसके पहुंचने तक वो लड़का गिलास जेसिका के आगे रख चुका था। इससे पहले जेसिका का हाथ गिलास तक पहुंचता, अटल इनकी मेज पर पहुंचे और एक कुर्सी को पास करते हुए तेजी से बैठ गया। दोनों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। एक्सक्यूज मी, क्या हम आपको जानते हैं? लड़के ने नागवारी से भुएं चढ़ाए सवाल किया। अटल टांग पर टांग चढ़ा रहा था। नहीं, मुस्कुरा कर जवाब दिया और फिर जेसिका की तरफ देखा। वो हैरत से अपनी छोटी छोटी बुरी आंखों में हैरत लिए बैठी थी। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? लड़के ने गुस्सीले लहजे में सवाल किया। ये करने के लिए, अटल ने बड़े आराम से थोड़ा सा जिस्म आगे करते हुए जेसिका के सामने रखे गिलास को उठाकर लड़के के सामने रख दिया और लड़के के गिलास को उठाकर जेसिका के सामने रख दिया। ये क्या हरकत है? कौन हो तुम? लड़का उछल कर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जेसिका और हैरत में मुब्तला हो चुकी थी। कुछ भी नहीं, एक जैसी गिलास है, तुम इस गिलास से पियो ना। अटल ने बड़े आराम से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब की बार जेसिका झुंझलाकर पहलू अटल की तरफ मोड़ चुकी थी। ए मिस्टर, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मसला मेरे साथ नहीं, इस गिलास के अंदर भरे मशरूब के साथ है। बड़े पुरसुकून अंदाज में लड़की के सामने रखे गिलास की तरफ इशारा किया। लड़के के चेहरे की रंगत एक पल में तब्दील हुई, जबकि जेसिका हैरत से अटल की तरफ देख रही थी। इस मशरूब में इस लड़के ने तुमसे छुपा कर कुछ मिलाया है। बकवास मत करो, क्या मसला है तुम्हारे साथ? जेसिका झूठ बोल रहा है ये। लड़के ने गड़बड़ाकर जेसिका की तरफ देखा। अच्छा ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये गिलास तुम पियोगे और ये वाला ये लड़की पिएगी। अटल ने घुमाकर टांग पर से टांग उतारी और बड़े भरम से कहा। लड़के ने फौरन नफी में सर हिलाया। मैं क्यों पीऊंगा ये? जेसिका ये पागल है कोई, उठो हम चलते हैं। वो तेजी से कुर्सी को पीछे धकेल कर आगल हुआ। एक मिनट, अटल ने हाथ खड़ा किए रोका। जेसिका नासमझी से दोनों की तरफ देख रही थी। लड़का लोगों को गुस्से से भेज रहा था। सुनो जेसिका, इस लड़के ने तुम्हारे मशरूब में कुछ मिलाया है, मैंने खुद देखा है। जेसिका ने गुस्से से भुएं खट्टी की। निक ऐसा नहीं कर सकता, तुम होते कौन हो यहाँ आकर हमारे गिलास तब्दील करने वाले? मैं एक अच्छा शहरी हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। मेरी बात पे यकीन नहीं तो बोलो अपने इस नेक को कि ये मशरूब पी ले। नेक गिलास उठाओ और पी लो। जेसिका ने वसूख से कहा। नेक के चेहरे पर हवाएं उड़ गई। छोड़ो इसे, उठो यहाँ से। वो घबराहट में तेजी से जेसिका की तरफ बढ़ा। नेक, तुम वो मशरूब पियोगे? अब की बात जेसिका ने सख्ती से कहा। क्या पागलपन है? तुम इस बेवकूफ की बात पर यकीन कर रही हो? कुछ नहीं है इस मशरूब में, तो फिर पी लो ना। नेक, इसके मुंह पर जवाब दो इसको। जेसिका ने नखुआ से नाक चढ़ाए अटल की तरफ देखा। अटल जवाबी मुस्कुरा दिया। कभी नहीं पिएगा नेक। अटल ने खफीफ सा कहका लगाया। नेक, इज्जत का मामला बन गया है, उठाओ और पियो ये गिलास। जेसिका एक झटके से अपनी जगह से उठी। तुम पागल हो गई? इस लड़के की बात पे यकीन करके तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर, रहो इस गिलास के साथ और इस पागल के साथ। वो दांत चबाता अपनी बात कहकर तेजी से कैफे के बैरूनी गेट की तरफ बढ़ा। अटल ने मुस्कुराकर हैरान बैठी जेसिका की तरफ देखा। हम पता चला सकते हैं इसने क्या मिलाया इसमें। अटल ने एहतियात से इस गिलास को उठाया। जस्ट शट अप, तुम कौन हो? मेरा दोस्त मुझसे नाराज होकर चला गया। जेसिका ने जोर से मेज पर हाथ मारे। अच्छा है, कल तुम्हें बर्बाद कर देता, इससे अच्छा है नाराज हो गया। तुम कैसे इस बात को इतने यकीन से कह सकते हो? क्योंकि मैंने इसे देखा है। अटल ने बर्दाश्त सा जवाब दिया। मैं साबित कर सकता हूँ, इस मशरूब को अभी लैब टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अटल ने पूरे यकीन से कहा। अब की बात जेसिका सोच में पड़ गई। जारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।